हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्न हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। तो दोस्तों, अब मुझे तो बताने की आपको जरूरत है नहीं कि हम लोग क्या करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में, ओके, कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप तो खुद ही वो ढूंढते ढूंढते आगे होंगे, आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है आपको, ओके। पर मैं आपको ये बता देता हूं कि हम लोग इस वीडियो लेक्चर में हमारे द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, इस चैप्टर का जो पहला चैप्टर है हमारा, उसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इस वीडियो में, ओके। जो पढ़ने के बाद आप अगर खुद जाके आपका टेक्स्ट बुक पढ़ लोगे अच्छे से, तो आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ओके, और आपसे क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे, ओके। तो काफी बेसिक सा चैप्टर है पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक से ही हमारी बिल्डिंग बनेगी। तो ध्यान देना, लगे रहना, और हम लोग पढ़ेंगे मजे से एकदम। एंड लेट्स रॉक। चलो, तो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले बच्चे बोल रहे कि भाई साहब एक बार टॉपिक्स भी तो देख लो, ओके। तो चलो फटाफट देख लेते क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में। सिंबल ऑफ एलिमेंट, वैलेंसी, रेडिकल्स, कंपाउंड्स, केमिकल इक्वेशन। तो ये जो टॉपिक्स है, ओके, ये हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फिर भी हम लोग इन टॉपिक्स के कोर कॉन्सेप्ट्स को एकदम फटाफट रिवाइज करेंगे, और कुछ नई चीजें हैं जो हमको पढ़नी है इन टॉपिक्स में भी, वो भी पढ़ते चलेंगे, ओके। इसके बाद जो टॉपिक्स आएंगे, जैसे कि एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट और उसका कैलकुलेशन, और बाद में परसेंटेज कंपोजिशन हम लोग ढूंढेंगे, कंपाउंड का कैसे ढूंढना है, वो सारी चीजें सीखेंगे। तो ये जो टॉपिक्स है, ओके, ये जो लास्ट के 3 टॉपिक्स, ये थोड़े से नए हैं, नया है मतलब थोड़ा नए टर्म्स नए इंट्रोड्यूस होंगे आपके लिए इस चैप्टर में, ओके। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे सभी जगह पर आपको इन चीजों की कहीं ना कहीं तो जरूरत पड़ेगी, ओके। तो अब बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक, सिंबल ऑफ एलिमेंट से, ओके। तो अब सिंबल ऑफ एलिमेंट क्या है? सिंपली किसी भी एलिमेंट के नाम के लिए एक सिंपल सा एब्रीविएशन है, ओके, एक शॉर्ट फॉर्म है, ऐसे समझ लो, सिंपल। अब हम लोग को ये तो पता है चीज, अब हम लोग यहाँ पर फटाक से रिवाइज क्या करेंगे कि ऐसे एलिमेंट्स के सिंबल्स हम लोग रिवाइज करेंगे जो काफी ज्यादा हम लोग यूज करने वाले हैं आगे के केमिस्ट्री में, ओके, आपके 9th के केमिस्ट्री में, आपके 10th के केमिस्ट्री में। तो मैंने उसी को दिमाग में रखते हुए इन सारे एलिमेंट्स लिए हुए हैं। तो आपको बिल्कुल इन सारे एलिमेंट्स के नाम याद, इन एलिमेंट्स के सिंबल्स याद रखने हैं, ओके। तो अब ये जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स है, ये तो आपको, मुझे पता है 101% आपको पता होंगे, ओके। तो मैं बस क्या करूंगा, इनके सिर्फ सिंबल्स लिखते जाऊंगा, क्योंकि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ओके। तो जैसे कि शुरुआत से हम लोग शुरुआत करेंगे, हमारा एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से, जैसे कि हाइड्रोजन, तो उसका सिंबल है H, ओके। वैसे हम लिखते जाऊंगा ऐसे हीलियम, ओके, He, फिर आता है लिथियम Li, फिर बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F और नियॉन Ne, ओके। यहां पर लिख देता हूं, चलो मैं, नियॉन Ne, ठीक है। तो ये तो हमारे 10 हो गए। उसके बाद फिर 11 से फिर से शुरुआत करेंगे हम लोग, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, ओके। तो जैसे हम लोग, जैसे मैं लिखते जा रहा हूं, मैं भी चाहता हूं कि आप भी आपके कॉपी में या फिर आप भी आपके बुक में लिखते लिखते जाइए, ओके, ताकि आपको भी एक बार रिवीजन हो जाएगा फटाफट, ओके। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आएगा हमारा आर्गन, फिर पोटेशियम और फिर कैल्शियम, ओके। तो किसी भी ऑर्डर में लिख दो आप, बस हमें याद होने चाहिए ये 20 एलिमेंट्स के सिंबल्स, पहले 20 एलिमेंट्स के सिंबल्स। बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल से थे, ओके। अब इसके अलावा हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के सिंबल्स भी याद रखेंगे, क्योंकि हमको आगे इनकी जरूरत पड़ने वाली है, ओके, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, देखना आप। तो शुरुआत करेंगे हम लोग क्रोमियम से, क्रोमियम का सिंबल है Cr, मैंगनीज Mn, ओके, देखो यहाँ पर Mn, कोबाल्ट का Co छोटा, ओके, C और छोटा O। ध्यान देना, जो भी एलिमेंट्स के जो सिंबल्स है, खुद के मन से उनके लेटर्स को बड़ा छोटा मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी, ओके। क्योंकि देखो यहाँ पर जब कोबाल्ट का Co है, ओके, ऐसे आप अगर इस C को कैपिटल ही रखोगे और O को भी अगर कैपिटल कर दोगे गलती से, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, कुछ अलग ही कॉम्पाउंड बन जाएगा, ओके। तो ये गड़बड़ियां मत करना, बेसिक सी चीज थी, वैसे तो सबको पता है, ओके। तो निकल का है Ni, जिंक का है Zn, ब्रोमीन का Br, आयोडीन का I, प्लैटिनम का Pt, ओके। इसके बाद अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स पर आएंगे हम लोग जिनके सिंबल्स ऐसे हैं जो आपको भी पता है कि
उनके नामों को देख के तो लगता नहीं भाई ये इनके सिंबल्स है, कुछ ऐसे लगता है कि मतलब है तो इंडियन पर नाम कुछ और ही देश के इंसान का लगा हुआ है, ऐसे लगता है, वैसे ही कुछ है। ओके, तो कॉपर इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे पर लैटिन में क्यूप्रम बोलते हैं, इसीलिए Cu इसका सिंबल होता है। तो ये ऐसे एलिमेंट्स मैंने चूज किए, ये भी आपको याद रखने, ये भी इंपॉर्टेंट है, शायद हो सकता है आपके एग्जाम्स में पूछे जाए। ओके, कुछ कुछ तो एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ थोड़े हैं, जैसे कि टिन, एंटीमनी, टंगस्टन, इनका इतना काम नहीं आएगा हमें, पर फिर भी शायद आपको एग्जाम में पूछे जाए, तो इसलिए याद रखना क्योंकि इनके सिंबल्स लैटिन नेम से डिराइव किए गए। तो चलो, कॉपर का है Cu, आयरन का है Fe, ओके, फेरम से लेके Fe, ओके, फिर गोल्ड का ऑरम, तो ऑरम का Au कर दिया, सिल्वर का अर्जेंटम तो Ag कर दिया, मर्क्यूरी का हाइड्रार गायरम है तो Hg कर दिया, लेड का प्लम्बम है तो Pb, टिन का यहां पर स्टैनम है तो Sn, एंटीमनी का स्टीबियम है तो Sb, देखो स्टीबियम Sb, और टंगस्टन का वोल्फ्रम तो W। बस, तो ये हम लोग को बस याद रखने हैं। ओके, क्लियर हो गई बात? ओके, तो पहला टॉपिक तो हो गया रिवाइज फटाक से। अब आते हैं वैलेंसी। तो पहले टॉपिक में हम लोग कुछ नए नहीं पढ़ने वाले थे, तो जो भी था हम लोग ने पढ़ चुके थे, जो चीज़ें वो हम लोग ने पढ़ी। थोड़ी सी कुछ नए एलिमेंट्स के सिंबल, नए जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्लास 9th और क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आपको रिवाइज करा दिया। ओके, तो वैसे अब हम लोग आएंगे वैलेंसी पर। तो ये जो डेफिनेशन है वैलेंसी का, बहुत ही बेसिक, बहुत ही छोटे क्लास में पढ़े हम लोग, 7th 8th क्लास में पढ़ा हुआ है कि वैलेंसी क्या होता है भाई। किसी भी एटम का कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है वैलेंसी। ओके, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट है वैलेंसी। पर अब ये कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम लोग क्वांटिटेटिवली कैसे समझते हैं, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, कैसे समझेंगे। तो भाई इसके लिए ये वाला डेफिनेशन काम आएगा वैलेंसी का, सिंपल सा है। ओके, वैलेंसी मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ओके, जिसके साथ हमारा एटम, ओके, कोई भी एलिमेंट का कंबाइन हुआ है। तो जैसे कि सपोज अब मैं पानी का एग्जांपल लेता हूं, तो वाटर में हमको पता है कि देखो H2O में हमारा ऑक्सीजन अगर हम लोग देखेंगे तो ये बेचारा 2 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हुआ है। ओके, करेक्ट। तो सिंपली अब ये ऑक्सीजन एटम क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हुआ है, और वैलेंसी क्या होती है, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के साथ हमारा एटम एलिमेंट का कंबाइन हुआ है वो होती है वैलेंसी। तो यहां पर 2 हाइड्रोजन के एटम के साथ कंबाइन हुआ है तो वैलेंसी हो गई 2, किसकी, ऑक्सीजन की भाई, करेक्ट। उल्टा लिख दिया मैंने, समझ लेना। ओके, तो ये तो एकदम बेसिक सा था। अब मॉडर्न डेफिनेशन पर हम लोग आएंगे, क्योंकि ये तो थोड़ा बेसिक वाला था, थोड़ा सा पुराना वाला पिछड़ा हुआ डेफिनेशन है। ओके, ऐसे नहीं कि ये गलत है, पर आगे हम लोग अब जो वैलेंसी को समझेंगे यहां से आगे आपके क्लास 9th और क्लास 10th में, ओके, वो इन डेफिनेशंस पर समझेंगे। उसके बाद तो हम लोग क्लास 11th 12th में शायद वैलेंसी को भूल ही जाते हैं। ओके, तब कुछ नई चीज हम लोग सीखेंगे, उसके बारे में बाद में देखेंगे। फिलहाल हम लोग प्रेजेंट पर फोकस करते हैं। तो मॉडर्न डेफिनेशन वैलेंसी का क्या है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, जो लॉस्ट, गेन्ड या फिर शेयर्ड हुए हैं बाय द एटम ऑफ एन एलिमेंट। ओके, तो अब ज्यादा जोर मत देना, इन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे, क्योंकि मुझे तो पता है, आपको पता है कि भाई हमारे एटम में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग पहले। ओके, तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए ही हम लोग पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस टर्म को समझेंगे, और कुछ और चीजें समझते समझते जाएंगे कहानी के फॉर्मेट में। तो फटाक से हम लोग को इस डेफिनेशन का भी मतलब समझ में आ जाएगा, और हम लोग भी वैलेंसी निकालना शुरू कर देंगे। ओके, इंटरेस्टिंग है ना। तो देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। अब मुझे तो पता है, डेफिनेटली मैंने बताया आपको, जैसे कि न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स से हमारा एटम बना हुआ है। तो ये जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, बेचारे चुपचाप बैठे हुए हैं। ओके, और फिर ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में होते हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मतलब क्या, कि इस न्यूक्लियस के अगल बगल में शेल्स होते हैं। ओके, तो ये जो शेल्स है इनमें इलेक्ट्रॉन्स बसे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर ऐसे दिखा दिया, ये यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन है पहले वाले शेल में, दूसरे वाले में ये 2 है। ओके, ऐसे मतलब पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, फिर दूसरे वाले में ऐसे में इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं बस। ओके, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स, ओके, सबसे बाहर के शेल में प्रेजेंट है। ओके, ये वाले। अब यहां पर इस एटम में सबसे बाहर का शेल कौन सा है, आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, ये वाला। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स इस आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, ओके, जैसे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, क्लियर हो गई बात, इन दोनों को भी कहेंगे। ओके, सिंपल सा था डेफिनेशन। अब हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे जो मेटल्स होते हैं इनके पास, ओके, ऐसे ऑब्जर्व किया गया है कि इनके एटम्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1, 2,
या 3। ओके, किन में, चलो मैं लिखते रहता हूं तो ताकि आपको समझ में आ जाए। मेटल्स में, ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हमको वैलेंसी समझ में आएगी। देखो आगे आगे कहानी आगे आगे बढ़ाते हैं हम लोग। वैसे ही हमारे नॉन मेटल्स में, ओके, यहाँ ये रहे हमारे नॉन मेटल्स में, इस तरफ लिख रहा हूं, इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे हम लोग ने ऑब्जर्व किया है, कितने, 5, 6 और 7। ओके, अभी हम लोग ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा था तो आपको समझ में आ गया होगा, इनके लास्ट वाले शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नॉन मेटल्स के लास्ट वाले शेल में 5, 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब होता क्या है मालूम है, ये मेटल के जो एटम्स है या फिर नॉन मेटल के जो एटम्स है, इनको ना एक चीज से बहुत ऑब्सेशन होता है। ओके, इनकी चाहत होती है कि इनके जो आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। ये जिद्दी है, बहुत अड़े हुए। ओके, तो इसी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने को हम लोग ऑक्टेट कहते हैं। ओके, तो इनके एटम्स चाहते हैं हमारा ऑक्टेट पूरा हो, मतलब हमारे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। अब इस जिद के सामने इन एटम्स को क्या करना पड़ता है भाई, चलो अब कुछ ना कुछ तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर ही लेते हैं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स के साथ हमको, ताकि हमारे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। क्योंकि मेरा आउटर मोस्ट शेल में तो एक ही है, ऐसे बोलेगा मेटल का एक एटम। ओके, सपोज अब मैं मेटल का एक एटम लेके चलता हूं, सपोज मैं सोडियम एटम लिया हूं। ओके, तो ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूं, ये बस आप समझने के लिए ओके देख लेना। ओके, अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि भाई फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड में कितने हैं, थर्ड में कितने हैं, वो सब में जाने की जरूरत नहीं। मैं आपको बस बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आए। ओके, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसमें, वो आप याद रखोगे, बिल्कुल याद रखोगे। ओके, तो पहले वाले जो शेल है, ओके, यहां पर होंगे 2, दूसरे में होते हैं सोडियम एटम के शेल में 8। ओके, तो 3 हो गए, 3, 6, 7, 8, और लास्ट वाले शेल में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इस एटम की भी चाहत है कि भाई मेरे भी लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो ये क्या करेगा, अब इसके पास 2 ऑप्शंस है। एक तो ये जो लास्ट वाला शेल है इसमें ये 7 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर लेगा खुद के, मतलब एक्सेप्ट करेगा 7 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर बोलेगा कि यार मेरा ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ओके, जो लास्ट शेल में है, मैं इसी को भगा दूं। इसको भगाने के बाद क्या होगा, उसका जो अंदर वाला शेल होगा वो आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा, और उसमें तो ऑलरेडी 8 है। तो भाई मेटल्स जो होते हैं ना वो भगाने में बिलीव करते हैं, क्योंकि इनको अब ऐसे मत कहना कि यार ये मेटल्स बहुत ही मतलब लॉयल नहीं है बिल्कुल लॉयल है। पर क्या होता है देखो, 7 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने से अच्छा मेटल कहता है मैं 1 इलेक्ट्रॉन को भगा देता हूं। तो हमेशा हम इंसान भी क्या करते, आसान चीज को अपना लेते। तो एटम्स भी तो वैसे ही होंगे, वो थोड़े अलग मिट्टी के बने हुए हैं। ओके, मैं मजाक कर रहा हूं, पर मैं बता रहा हूं कि एटम्स की भी फितरत ऐसी ही है, हमेशा इजी वे आउट ढूंढेंगे वो भी। तो इजी वे उनके लिए यही होता है, ओके, कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन को भगा दे, या फिर जितने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भगा दे। ओके, तो जैसे यहाँ पर सोडियम एटम इसको भगा देगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये बचेगा सिर्फ। ओके, चलो मैं दिखा देता हूँ। तो बेचारा हमारा बाहर का इलेक्ट्रॉन चला गया, टाटा बाय बाय हो गया उसका, तो ये आउटर मोस्ट शेल हो गया। फिर अब सोडियम एटम का, अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, सोडियम एटम खुश। पर अब हुआ क्या देखो, एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। ओके, और थोड़ी देर पहले हम लोग ने वैलेंसी का डेफिनेशन क्या देखा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन्ड और शेयर्ड बाय द एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो गेन या फिर शेयरिंग की बात तो यहां पर नहीं हुई है, करेक्ट, यहां पर गेनिंग और शेयरिंग की नहीं हुई, सिर्फ लूजिंग की हुई है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय एटम ऑफ एन एलिमेंट, ओके, ये भी होगा वैलेंसी। या फिर अगर कोई एटम गेन कर रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय द एटम ऑफ एन एलिमेंट, या फिर कोई एटम अगर शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय द एटम ऑफ एन एलिमेंट, ये भी होगी वैलेंसी। ओके, समझ में आ गया आपको। जरूरी नहीं कि मतलब यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज हो रहा है तो जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए जा रहे हैं बाय द एटम ऑफ एन एलिमेंट वो होगी वैलेंसी। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, सोडियम एटम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, करेक्ट, तो वो हो गई उसकी वैलेंसी। इसीलिए देखो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि सोडियम की वैलेंसी भाई साहब है 1। ओके, वैसे ही अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूंगा तो मैग्नीशियम में क्या होता है मालूम है, इसका जो बाहर वाला शेल होता है, देखो यहीं पर बना देता हूं मैं, इसके बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सेम सोडियम की तरह भी वो भी सोचेगा कि भाई मैं मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स को भगा दूं, वो मेरे लिए आसान है, एज कंपेयर टू 6 इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऐड करूं ताकि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो मेरे आउटर मोस्ट शेल में। अगली बात समझ में, तो फिर वो भी बोलेगा चलो टाटा बाय बाय, तुम 2 इलेक्ट्रॉन चले जाओ। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई भाई, 2। ओके, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द एटम ऑफ एन एलिमेंट होती है वैलेंसी। ओके,
यहाँ पर लॉस्ट लूजिंग हो रहा है इसलिए हम लोग लॉस्ट को पकड़ रहे हैं, जहां पर गेनिंग होगा तो वहां पर हम लोग डेफिनेशन में गेन को पकड़ेंगे, जहां पर शेयरिंग होगा वहां पर हम लोग डेफिनेशन में शेयर को पकड़ेंगे और फिर उस हिसाब से हम लोग वैलेंसी ढूंढ लेंगे। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज बाय द लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कितने हैं 2, तो वैलेंसी होगी 2। वैसे ही एल्यूमिनियम को देखेंगे हम लोग तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके, उसके आउटर मोस्ट शेल में, तो वो भी यही सोचता है सेम सोडियम और मैग्नीशियम की तरह कि मैं भी भाई मेरे 3 इलेक्ट्रॉन्स को भगा देता हूं और अंदर के शेल को, मतलब अंदर का शेल मेरा 8 इलेक्ट्रॉन्स का बन जाएगा। तो उसकी भी वैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई, क्योंकि उसने भी कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए? 3। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द एटम ऑफ एन एलिमेंट कितने हैं? 3, तो 3 हो गए वैलेंसी। तो ये सिलसिला चलता है मेटल्स में। आगे बात समझ में तो देखना, मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1, 2 या 3, तो उसी हिसाब से ओके हम लोग ने देखी कि उनकी वैलेंसी कैसी होती है। क्लियर? अब आते हैं हम लोग नॉन मेटल्स की तरफ। तो डेफिनेशन का एक पार्ट तो समझ लिया भाई कि अगर लॉस्ट शब्द को पकड़ के चलेंगे हम लोग डेफिनेशन तो क्या है उसका मतलब। अब गेन शब्द को पकड़ेंगे हम लोग, लॉस्ट और शेयरिंग को भगा देंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय द एटम ऑफ एन एलिमेंट भी होती है वैलेंसी, क्योंकि कुछ कुछ एटम्स ओके लूज नहीं करते इलेक्ट्रॉन्स, गेन करते ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब कौन से एटम्स होते हैं वैसे? ये देखो नॉन मेटल के एटम्स। क्यों? क्योंकि देखो इनके बेचारे आउटर मोस्ट, इन एटम्स के बेचारे आउटर मोस्ट शेल में तो 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इनको भी सेम ही फितरत है, इनकी भी, इनको भी ऑक्टेट चाहिए, इनको भी 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इनके आउटर मोस्ट शेल में। तो फिर ये क्या सोचते हैं भाई, मैं 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने से अच्छा, यहां पर देखो 3 है तो 4, 5, ओके, ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन्स में लूज करने से अच्छा मैं और 3 ही ऐड कर लेता हूं तो 8 बन जाएंगे। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं? देखो 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 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं, करेक्ट, ताकि 8 बन जाए। तो यहां पर डेफिनेशन थोड़ा सा मोल्ड हो जाएगा। अब लूजिंग नहीं हो रही, अब गेनिंग हो रही है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओके इनको भूल जाओ, लॉस्ट और शेयर्ड को, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओके गेन्ड बाय द एटम ऑफ एन एलिमेंट। कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए? कितने हुए? कितने हुए? 3 हुए। तो यहां पर फिर वैलेंसी हो जाएगी 3। ओके, सिमिलरली इसी तरह से आप देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स जब होंगे, ओके देखना, अब सपोज ये भी इलेक्ट्रॉन इसी एटम का है तो 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना इसको आसान होगा एज कंपेयर टू 6 इलेक्ट्रॉन्स को भगाना। ओके, तो ये भी आसान रास्ता इसके लिए क्या है भाई? गेन करना। तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 होगी ऐसे केसेस में जहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 है। ओके, तो जैसे कि आप देखो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाला केस कौन सा है? देखो फॉस्फोरस वाला है, ओके, या फिर हम लोग कहेंगे नाइट्रोजन के एटम का है। पर इसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे वैलेंसी का डेफिनेशन हम लोग समझ सकते हैं। ओके, फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स वाली बात आएंगी। तो अब ऐसे एटम्स में तो देखो ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनके लिए आसान मार्ग ये है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स को ना भगाए, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। तो कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट हो किया? 1, तो वैलेंसी कितनी होगी? 1। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द वैलेंसी ऑफ दैट एटम, करेक्ट। तो ये हम लोग ने वो गेन वाला पार्ट यूज करके वैलेंसी के डेफिनेशन को समझा। ओके, अब आएंगे हम लोग आगे कुछ ऐसे एटम्स पर जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखो 1, 2, 3 तो हो गया, 5, 6, 7 हो गया, बचा क्या? 4 और 8। तो ऐसे एटम्स ओके या फिर ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटम्स में होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उनके एटम्स में आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे आउटर मोस्ट शेल में 4, 1, 2, 3, 4। तो ऐसी केस होती है कार्बन की भैया। ओके, बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं फिलहाल इस स्टेज पर समझ लेना इस चीज को। तो 1, 2, 3, 4 हो गया। तो अब इन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की ओके केस ऐसी होगी, कार्बन सोचेगा कि यार मैं क्या ही करूं अब। ओके, आप भी सोचो थोड़ा। अब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इसको भी इसके आउटर मोस्ट शेल में करने हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये सोचने लगता है कि मैं क्या करूं। अब मैं अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी करूं ओके तो भी मेरा ऑक्टेट तो पूरा नहीं होगा, क्योंकि अंदर वाले शेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम लोग कोई और एटम का भी केस लेते हैं, जैसे कि सपोज सिलिकॉन का केस लेते हैं हम लोग, तो सिलिकॉन जो है हमारा ओके इसमें हो सकता है कि शायद देखो इसके बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, सबसे बाहर वाले ओके, और उसके अंदर वाले शेल में 8 होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, समझ लेना इस बस चीज को, बस मैं बता रहा हूं, इसको मान लेना अभी फिलहाल, बाद में आप सीख जाओगे कैसे लिखना है ये सारी चीजें। तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ये भी क्या सोचेगा कि अगर मैं 4 को लूज करूं तो मेरा अंदर वाला तो 8 है, अंदर वाले शेल में तो 8 है, तो मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। पर दिक्कत ये है कि बेचारे ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर पाते, क्योंकि वो भी मुश्किल ही है। ओके, इनके लिए मुश्किल है।
फिर ये सोचेंगे क्या करें हम। अब ये सोचेगा, ये भी सोचेगा कि भाई मैं 4 तो, ये तो बोलेगा मैं 4 लूज करके हो रहा था ऑक्टेट पर, फिर भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुश्किल है। ये तो बोलेगा कि वैसे भी मैंने, मेरा ऑक्टेट नहीं पूरा होगा, ओके, पर फिर भी वैसे भी मैं कर नहीं पाऊंगा, ओके, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना मुझे मुश्किल ही जा रहा है। तो अब ये क्या करेंगे, अब ये सोच रहे कि भाई अब मेटल की तरह बिहेव नहीं कर रहे तो फिर शायद चलो नॉन मेटल की तरह बिहेव करके देखते, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बारे में सोचते, पर फिर वहां पर भी ये नाकामयाबी रहते, ओके, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना भी थोड़ी मुश्किल चीज है इनके लिए। तो ये बीच वाला रास्ता ढूंढते, जैसे हम भी कभी कभी बीच वाला रास्ता ढूंढते, क्योंकि हमेशा सारे रास्ते आसान नहीं होते, तो हमको क्या करना पड़ता है, भाई चलो जाने दो, अब एक कोई बीच वाला रास्ता ढूंढ लेते जिससे हम लोग हमारे सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। तो ये भी क्या करते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इनके जो होते हैं ये शेयर करते हैं बाकी के एटम्स के साथ, ओके। तो अब इसके बारे में हम लोग इसी क्लास में पढ़ेंगे कि भाई कैसे इन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, पर आप समझ लेना इस पॉइंट पर कि ये और ऐसे इनके पास दूसरे एटम्स से 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ओके ओके, ये दूसरे एटम के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इनके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये दूसरे एटम को 4 इलेक्ट्रॉन्स इनके, मतलब ये इनके 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं शेयरिंग में, और इनको भी कहीं ना कहीं से ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। तो इनके कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ओके। कैसे होते हैं हम लोग आगे देखेंगे, ओके, उसके बारे में टेंशन मत लेना। हम लोग पढ़ने वाले कोवेलेंट बॉन्डिंग में कोवेलेंट मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है, मीथेन, तो उसमें हम लोग पक्का पढ़ेंगे कि कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम के साथ कैसे मिलके इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, ओके, मीथेन बनाता है। फिलहाल तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि भाई ये 4 इलेक्ट्रॉन इनके शेयर करते हैं, ओके, क्योंकि इनको ना देना ना लेना आसान होता है, ओके। तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 4। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो डेफिनेशन में, शेयर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय द एटम ऑफ एन एलिमेंट, ये यूज कर रहे हैं हम लोग। लॉस्ट और गेन को छोड़ रहे क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग हो रही है ना, तो इनको भगा दिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय द एटम ऑफ एन एलिमेंट कितने शेयर किए, 4 शेयर किए, तो वो हो गई उसकी वैलेंसी, ओके। तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी हो गई 4, ओके। इस तरह से बात समझ में आ गई। अब हम लोग उन लास्ट वाला केस देखेंगे हम लोग, जिसमें उन एलिमेंट्स की बात करेंगे जिनके जो एटम्स हैं उनमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप तो सोचोगे कि सर अगर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो लॉजिकल सी चीज है, इनका जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें ऑलरेडी 8 है, तो इनको क्या ही जरूरत है लूज करने की, गेन करने की या फिर शेयर करने की। और बिल्कुल सही हो आप, क्योंकि ये बिल्कुल भी लूज गेन शेयर नहीं करते। सेम रीजन, क्या ही जरूरत है इनको, 8 तो ऑलरेडी है, बस खुश है, मस्त मजे में है, तो कुछ भी नहीं करे, ना गेन करे ना लूज करे ना शेयर करे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन और शेयर्ड बाय द एटम ऑफ एन एलिमेंट कितने हैं, 0। तो इसीलिए वैलेंसी इनकी 0 होती है, ओके। क्लियर, इंटरेस्टिंग सा चीज था ना, ओके। तो ये कहानी के फॉर्म में हम लोग ने हमारे वैलेंसी के डेफिनेशन को समझ लिया, और उसके अलावा भी हम लोग को कुछ चीजें समझनी थी, जैसे कि मेटल्स के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, नॉन मेटल्स के केस में कितने होते हैं, वो भी हम लोग ने समझ ली। चलो अब अगला नया टॉपिक देखते हैं, रेडिकल्स, ओके। तो ये भी आपने पढ़ चुके हैं, करेक्ट, आपके 6 to 8 में। पर अब इसमें भी हम लोग फटाफट, ओके, रेडिकल का डेफिनेशन देखेंगे और फिर उन रेडिकल्स को बिल्कुल रिवाइज करेंगे एकदम, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आगे के केमिस्ट्री के लिए, ओके, 9th और 10th के केमिस्ट्री के लिए। क्लियर। तो रेडिकल सिंपली होता है एक तो सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट, ओके, जैसे कि सपोज अगर मैं सोडियम ले रहा हूं, ओके, या फिर क्लोरीन का एटम ले रहा हूं, ओके, और बोला है ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ओके। तो अगर सपोज मैं ले रहा हूं सल्फर और 4 ऑक्सीजन, ओके, तो ये क्या हो गए, ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए, करेक्ट, बिहेविंग एज अ सिंगल चार्ज्ड यूनिट। तो ये जो SO4 है इसके ऊपर ये 2- चार्ज होता है, ओके, 2 नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ऐसे आप कह सकते हो। इस सोडियम एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या कैसे बिहेव कर रहे हैं, बिहेविंग एज अ सिंगल चार्ज्ड यूनिट। समझ में आ गया, बिहेविंग एज अ सिंगल चार्ज्ड यूनिट, सिंगल चार्ज्ड यूनिट, सिंगल चार्ज्ड यूनिट, ओके। तो देखो रेडिकल इज अ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट, ओके, जैसे कि यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन है, और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पर SO4 है, बिहेविंग एज अ सिंगल चार्ज्ड यूनिट। 2- चार्ज का यूनिट है ये, +1 चार्ज का यूनिट है ये, +-1 चार्ज का यूनिट है, ओके, या फिर 1+1- चार्ज का यूनिट है, करेक्ट। क्लियर हो गई बात। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर फॉर्मूलाज और वैलेंसीज देखेंगे रेडिकल्स की।
तो अब देखो फॉर्मूलाज हम लोग फटाफट देखेंगे। इन फॉर्मूलाज जब मैं लिखूंगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने इस रेडिकल का फॉर्मूला लिखा है देखो, या फिर इस रेडिकल का फॉर्मूला लिखा है, तो इनके ऊपर जो चार्ज दिख रहा है ना आपको, यही उसकी वैलेंसी है, ऐसे समझना है आपको, करेक्ट। तो शुरुआत करेंगे हम लोग पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल से। तो पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल में भी मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ऐसे रेडिकल्स ओके जिनकी वैलेंसी 1 है, या फिर हम लोग उनको कह सकते हैं मोनोवैलेंट, उनको हम लोग एक साथ देखेंगे ताकि आपको आसानी होगी समझने के लिए। फिर ऐसे रेडिकल्स जो पॉजिटिवली चार्ज है और वो डायवैलेंट है, मतलब उनकी वैलेंसी 2 है, मतलब उनके ऊपर चार्ज 2 का होगा, करेक्ट। और क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो 2+ का, तो सिंपल सा लॉजिक है देखो। और फिर बाद में ऐसे रेडिकल्स जो ट्राइवैलेंट है, ओके, जैसे कि हम लोग आगे देखेंगे देखो ट्राइवैलेंट वाले, ओके, जिसमें पॉजिटिवली चार्ज तो ये है ही, पर ट्राइवैलेंट है, इसका मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर, ओके। टेट्रावैलेंट के ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज, सेम लॉजिक लगाएंगे हम लोग, ओके। तो मैंने बताया था ना, फॉर्मूला तो लिखेंगे, वैलेंसी मतलब उसके ऊपर का चार्ज कितना है। मोनोवैलेंट वैलेंसी 1, तो 1 होगा चार्ज, कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ओके, तो 1+ होगा, ओके। अब चार्ज को लिखना है कैसे, तो मैं बता रहा हूं, ध्यान देना, n+ या फिर n- स्टाइल में ही लिखना है, ओके। +n-n मत लिखना, मतलब जैसे कि सपोज यहां पर मैं SO4 2- लिख दिया ना, तो मैं अगर SO4 -2 ऐसे मत लिखना, ओके, ये सही तरीका नहीं है चार्ज दिखाने का, ओके। तो 2- सही तरीका है, n- सही तरीका है, देखो n- इस फॉर्मेट में, ओके, या फिर n+, जैसे कि 1 + 1 +1 मत लिखना, या फिर -1 मत लिखना। अब क्योंकि 1 है ना, तो हम लोग इसमें लिखते भी नहीं है 1 को, ओके। 1 को तो हम लोग ने इसी ग्रांटेड ले रखा है, जहां पर भी 1 हो लिखते ही नहीं है वो तो अलग बात होगी, मजाक कर रहा हूं मैं, पर याद रखना है n+ n-, भूलना नहीं है, ओके। मजाक मजाक में चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो भूलनी नहीं है। चलो, तो मोनोवैलेंट वाले में 1+ चार्ज होगा, सिंपल, मोनो 1 पॉजिटिवली चार्ज 1+ चार्ज, ओके। तो अमोनियम है, तो देखो अमोनियम में ऐसा होता है उसका फॉर्मूला NH4। अब क्योंकि 1+ चार्ज है तो 1+ लिखूंगा मैं, पर 1 को ग्रांटेड ले रहे हैं हम लोग, तो इसीलिए प्लस, सिर्फ प्लस लिख दिया मैंने, क्लियर। वैसे ही अब देखो ऑरस लिखा है, तो अब ये वाली चीज नहीं है थोड़ी, शायद आपको पता हो या ना हो, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूं। जब भी देखो अपना गोल्ड का नाम तो क्या है, ऑरम है, करेक्ट, लैटिन नेम, उसी से उसका सिंबल आया है AU, ओके। इसलिए मैंने लैटिन नेम भी आपको बताते चला हूं, क्योंकि लैटिन नेम याद रखना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे जब आएंगे आपको शब्द तब आप घूम जाओगे शायद कि ये ऑरस क्या होता है, ओके। ऑरस हमारे केमिस्ट्री की दुनिया में ही आता है, अगर पता नहीं होगा तो आपको लगेगा कौन सी दुनिया से आ गया, ओके। चलो, तो ऑरस जो है देखो ये ऑरम से आया हुआ है, जो गोल्ड का लैटिन नेम है। अब जब ये AUR तो सेम ही है देखो, पर इस UM को जब OUS ने रिप्लेस कर दिया होगा, ओके, या फिर इस UM को जब IC ने रिप्लेस कर दिया होगा, तो ये कुछ ना कुछ, ओके, इसके चार्जेस के बारे में बात हो रही है, ऐसे समझ लेना, ओके। तो जब OUS है गोल्ड के केस में, तो इसके ऊपर +1 का चार्ज है, ऐसे समझ लेना, याद रखना, ओके। गोल्ड के केस में ऑरस मतलब गोल्ड है और 1 पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, क्लियर हो गई, दिमाग में बात चिपक गई। तो गोल्ड है मतलब गोल्ड का सिंबल AU, ऑरस है OUS है तो 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो 1+ लिखेंगे हम लोग n+ के फॉर्मेट में, पर 1 को तो नहीं लिखेंगे, तो इसलिए प्लस, ओके। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, देखो मिक्स मत कर देना, फॉर्मूला अलग अलग है, ओके। फिर अर्जेंटस, तो सेम हो गया, देखो अर्जेंटम होता है, तो सिल्वर की बात चल रही है यहाँ पर, ओके। तो देखो एक तो आपको यहाँ ऐसे दिया होगा, ओके, या फिर ओके इस फॉर्मेट दिया होगा अर्जेंटस या फिर ऑरस, या फिर आपको सीधा सीधा दिया होगा गोल्ड 1 या फिर सिल्वर 1। तो अगर सीधा सीधा दिया होगा गोल्ड 1 या फिर सिल्वर 1 तो बात ही खत्म। तो गोल्ड 1 मतलब गोल्ड के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज, गोल्ड के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज, सिल्वर 1 मतलब सिल्वर के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज, ऐसे खत्म, बात क्लियर हो गई। तो सिल्वर के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों को देखते हुए तो सिंपल है, इसको देखते हुए बताया मैंने कैसे लिखना है। अब अर्जेंटस को देखते हुए, अर्जेंट टर्म से आया हुआ है अर्जेंटस, तो सिल्वर है तो सिल्वर लिख दिया। अब OUS है तो याद रखना है कि 1 पॉजिटिव चार्ज देना है सिल्वर को, क्लियर। फिर क्यूप्रस, कि जानबूझ के मैंने थोड़े से मुश्किल वाले पहले लिए ताकि आसान वाले हम लोग, ये तो आपको पता ही होंगे बाय डिफॉल्ट, मुझे पता है, रेडिकल्स तो हम लोग ने पढ़ लिए इसके पहले भी, ओके। तो इसीलिए देखो क्यूप्रस सेम हो गया, क्यूप्रम से आया मतलब Cu कॉपर है, फिर OUS लग गया, तो यहां पर हम लोग देखो मोनोवैलेंट की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है +1 ही रहेगा, पर फिर भी मैं आपको याद करवाने के लिए कह रहा हूं, कॉपर के केस में भी OUS रहेगा तो 1 पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, ओके। तो 1 पॉजिटिव चार्ज, 1+ को मैं सिर्फ प्लस लिख रहा हूं। फिर मर्क्यूरस, अब देखो थोड़ी सी बात घूम गई, यहां पर आप कहोगे, आप अगर यहां पर गौर किए होंगे
तो बाकी के जो हम लोग ने देखे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, इनके लैटिन नेम के सामने OUS लगा हुआ है। मर्क्यूरी के लैटिन नेम क्या था, याद करो, जिसको भी याद होगा ना उसने ध्यान से पढ़ा होगा, हाइड्रार गायरम, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने। तो अब यहाँ पर हाइड्रार गायरस नहीं लिखा हुआ इन लोगों ने, ओके, मर्क्यूरस लिखा हुआ है, तो थोड़ा एक्सेप्शनल है, हटके है, करेक्ट। आगे बात समझ में, तो थोड़ा सा हटके नाम दिया है इसका नाम इसके लैटिन नाम के सामने OUS लगा के नहीं दिया, इसके इंग्लिश नाम के सामने ही OUS लगा के दिया है, ओके। तो मर्क्यूरी इसका इंग्लिश नाम है, मर्क्यूरस कर दिया, इसको भी याद रखना है, मर्क्यूरस OUS, मर्क्यूरी के सामने मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, ओके। मर्क्यूरी बन दिया सीधे सीधे, तो आप ऐसे लिख दोगे, पर आप सिंबल लिखते समय पे ऐसे खुशी खुशी में एमी मत लिख देना, कुछ भी सिंबल मत बना देना, सिंबल जो है वही रहेगा, HG ही रहेगा, OUS लगा हुआ है तो +1 चार्ज, ओके, 1+ चार्ज, ओके। तो 1+ को मैं सिर्फ प्लस लिख रहा हूं। आगे बात समझ में, ये जो थे थोड़े से टेढ़े थे, समझना इंपॉर्टेंट था, इनको ध्यान में रखते हुए आगे भी हम लोग पढ़ेंगे डाइवैलेंट के केस में, ट्राइवैलेंट के केस में, टेट्रावैलेंट के केस में, ओके। चलो अब आगे देखते हैं मोनोवैलेंट वाले, ये सिंपल वाली है। तो लिथियम मोनोवैलेंट है, 1+ चार्ज, लिथियम का Li प्लस, सोडियम Na 1+ लिख दिया, पोटेशियम K प्लस, हाइड्रोजन H प्लस, ओके। अब देखना, ध्यान देना हाइड्रोजन के ऊपर, और एक बार आएगा हाइड्रोजन का कुछ ना कुछ, ओके, थोड़ी देर के बाद देखते हैं किसको याद आ रहा है, ओके। तो ये था मोनोवैलेंट का केस। अब खत्म नहीं हुए, डाइवैलेंट आएंगे, फिर ट्राइवैलेंट आएंगे, फिर टेट्रावैलेंट। अब तो आपको क्लियर हो गई रही, डाइवैलेंट मतलब 2+ चार्ज रहेगा, तो धड़ाधड़ अब इनके सामने 2+ चार्ज लगाते जाएंगे, समझेंगे भी, ओके। देखो याद भी रखेंगे, अर्जेंटिक तो IC लग गया, देखो अस था तो 1, इक लग गया तो यहां पर 2+ है, तो ध्यान में रखना, लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। जब भी अस रहेगा, ओके, तो वो लोअर नंबर रहेगा, ओके, या फिर लोअर चार्ज रहेगा, ओके, ये लोअर चार्ज लिख देता हूं मैं। फिर वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, वो अलग बात है, ओके। मतलब पॉजिटिव वाले के केस में ही दिखेंगे हम लोग ये सब, नेगेटिव वाले के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। तो लोअर चार्ज होगा, कौन सा वाला, पॉजिटिव वाला, सॉरी, ओके, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, सिर्फ पॉजिटिव वाला। तो अस रहेगा मतलब लोअर पॉजिटिव चार्ज की बात चल रही है, इक रहेगा मतलब हायर पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है, ओके। बस अब हमको क्या याद रखना है कि भाई कौन सा एलिमेंट का लोअर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और हायर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, मतलब किस पर्टिकुलर एलिमेंट का लोअर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और हायर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। जैसे कि सिल्वर, गोल्ड हम लोग ने देखा, अभी कॉपर, ओके, मर्क्यूरी, अभी पिछले इसमें देखा था, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मर्क्यूरी, इनके लोअर पॉजिटिव चार्जेस 1 है, ओके, +1, तो इसीलिए इनके OUS यहां पर लग रहे। तो इसका मतलब अब इनके हायर पॉजिटिव चार्जेस 1 से ज्यादा ही होंगे। अब सिल्वर का हायर पॉजिटिव चार्ज कितना है, देखो 2 है, इसीलिए उसके 2 वाले जो रेडिकल है उसका नाम अर्जेंटिक हो गया, अर्जेंटम से अर्जेंटिक हो गया, ओके। यही बात थोड़ी सी दिक्कत रही होगी आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सारी चीजें यहीं पर समझ में आएगी, थोड़ी थोड़ी आराम से आ जाएंगी, ओके, प्रैक्टिस करते करते ही और समझते समझते, इसलिए मैं थोड़ा आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ओके, और थोड़ा रेफरेंस देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आसान हो जाए चीजें आपको। तो अर्जेंटिक, ओके, तो इक मतलब हायर पॉजिटिव चार्ज, सिल्वर के केस में हायर पॉजिटिव चार्ज होता है, ध्यान रखना 2, ओके, मतलब +2, क्लियर। तो सिल्वर मतलब Ag 2+, N+, दिमाग में रखना है, N+N-, ओके, Ag 2+, क्लियर। वैसे ही कॉपर के केस में भी होता है हायर पॉजिटिव चार्ज 2+, इसलिए क्यूप्रिक आ गया, देखो, ओके। तो कहीं पर भी आप क्यूप्रिक सुनोगे तो कॉपर के 2+ वाले चार्ज वाला रेडिकल की बात चल रही है, ओके। कहीं पर भी आप अर्जेंटिक सुनोगे तो सिल्वर के 2+ वाले रेडिकल की बात चल रही है, ओके, या फिर आयन की बात चल रही है, आप कैसे भी कह सकते हो, क्लियर। अब यहाँ पर रेडिकल की बात चल रही है, हम लोग रेडिकल्स कह रहे हैं तो रेडिकल ही कहते हैं हम लोग, ओके, कंफ्यूज नहीं होते, क्लियर। वैसे तो बहुत सारी जगह पर ये ऐसे सिंपल टर्म्स में ही दिया होता है, पर कई जगह पर आपको ऐसे भी नाम दिखेंगे, क्यूप्रिक दिखेगा, ओके, मोस्टली आपको ये फेरस भी दिखेगा बहुत जगह पर, ओके। तो आपको इसीलिए मैं बता रहा हूं, आपको समझना चाहिए इस चीज को और आपको आनी भी चाहिए ये चीज, ओके। तो फेरस में भी देखो OUS, ओके, तो इसका मतलब इसका लोअर पॉजिटिव चार्ज की बात चल रही है, और आयरन के केस में लोअर पॉजिटिव चार्ज होता है 2+, याद रखना, ओके। तो ये सारी चीजें याद होते जाएंगे आपको, ओके। कॉपर का Cu, ओके, क्योंकि क्यूप्रिक मतलब कॉपर, ओके, और इक है तो इसका हायर पॉजिटिव चार्ज रखना है, कॉपर का 2+ होता है, ओके। अब मैं इनको समझा रहा हूं, इनको समझाने की जरूरत है नहीं, दिख रहा है आपको सामने सामने, सिल्वर 2+, कॉपर 2+, आयरन 2+, ओके। तो वो सिंपल है, जो मुश्किल है वो मैं समझाते जा रहा हूं आपको। तो मर्क्यूरिक, देखा मर्क्यूरस क्या था, 1+, तो मर्क्यूरिक याद रखना है हमको, मर्क्यूरी का हायर पॉजिटिव
जो चार्ज होगा, ओके, फिर हायर चार्ज जो होगा पॉजिटिव में वो है 2+, इसीलिए इसके नाम के सामने इक लग रहा है यहाँ पर, ओके। मर्क्यूरी याद रखना है Hg, और मर्क्यूरी का हायर पॉजिटिव चार्ज 2+, ओके, तो Hg 2+। वैसे ही प्लम्बस, अब देखो OUS फिर से आ गया और ये प्लम्ब लिख रहा है हमको, प्लम्बम से आया, प्लम्बम लेड होता है तो लेड लिख दिया मैंने पहले और फिर बाद में OUS लग गया है, तो मैं याद रखूंगा। अब यहाँ पर तो डाइवेलेंट की बात चल रही है, मतलब 2+ ही होगा इसके ऊपर चार्ज, ओके, डाइवेलेंट 2, ओके 2 होगा, मैंने बताया था। अब याद रखना है कि भाई लेड के केस में इसका लोअर पॉजिटिव चार्ज होता है 2+, क्लियर, ऐसे याद रखते हुए चलना है। प्लैटिनस तो सेम, प्लैटिनम OUS है मतलब लोअर पॉजिटिव चार्ज, ओके, तो लोअर पॉजिटिव चार्ज कितना है 2+। फिर स्टैनस, स्टैनस दिखा, दिमाग में क्लिक होना चाहिए, स्टैनस मतलब टिन, और OUS है, डाइवेलेंट है, तो याद रखना है स्टैनस के केस में लोअर पॉजिटिव चार्ज होता है 2+, ओके, तो SN 2+, ओके, टिन 2, ओके। थोड़ी देर लगेगा आपको फैमिलियराइज होने के लिए, प्रैक्टिस करते रहना इन सारी चीज़ों को। मैं क्या क्या करता था, मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, इन सब रेडिकल्स का चार्ट बना के मस्त, ओके। अभी मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा, जिन बच्चों को याद है ऑलरेडी ये सारी चीज़ें तो बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग ने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुकी है, ओके। फिर भी मैं आपको एक बार अच्छे से रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि इसी का इस्तेमाल करके हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ओके, और इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है ये सारी चीज़ें। तो मैं ट्रिक बता रहा था आपको, तो क्या करना है, इनका एक मस्त से टेबल बनाओ, ओके, अच्छे से A4 शीट पर या फिर किसी बड़े शीट पर, और जहां पर भी आप पढ़ने बैठते हो वो सिंपल चीज़ है, वही चीज़ लगा दो, वहां पर चिपका दो, जहां पर भी ध्यान जाएगा आप जब भी कभी भी तो आप उसको देख सकते हो। और एक मेरी ट्रिक है सिंपल सी, मैं क्या करता था, मैं डायरी बनाया करता था, तो एक छोटी सी डायरी में मैं इन रेडिकल्स का नाम लिखा करता था, तो वो चार्ट भी बना रहता था, वो चिपकाए रहेंगे दीवार पर कहीं पर जहाँ पर भी पढ़ते हैं हम लोग, और वो डायरी में भी मैं रेडिकल्स लिखूंगा, और वो डायरी हमेशा कहीं भी हम लोग के बैग में ही रख देनी है, जहाँ पर भी हम लोग जा रहे हैं, सपोज कहीं और जगह पर जा रहे हैं जहाँ हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उन लोगों में, तो आप चुपचाप आप कोने में जाके बैठ सकते हो। कई सारे फैमिली फंक्शंस होते हैं ना जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो चुपचाप जाके बाजू में बैठ सकते हो, मम्मी पापा घसीटते हुए लेके जाते हैं जबरदस्ती, तो ऐसी जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर ट्रैवलिंग करते समय, ओके, वो तो जोक बताया था मैंने, पर ट्रैवलिंग करते समय भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। तो ट्रैवलिंग करते समय आपने बुक निकाल दी, छोटी सी डायरी निकाल दी, पढ़ते रहे रेडिकल्स, ऐसी रिविजन होते रहेगा, ओके। तो फिलहाल तो अब देखो, जितनी ज़्यादा बार आप ये सारी आदतें लगाओगे, छोटी जगह पर आपका टाइम बचा के आप चीज़ों को रिवाइज करने लगोगे, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना पड़ेगा रिवीजन करने के लिए कोई भी चीज़ का, ओके, या फिर ऐसे छोटे मोटे चीज़ों का, जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उनको रिवाइज करने के लिए टाइम निकालना ज़रूरी है, पर ऐसे जो याद रखने वाली चीज़ें इनको हम लोग बीच बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल के याद कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक। अब डाइवैलेंट है तो सिंपल सी चीज़ है, अब आप खुद भी लिख सकते हो, राइट, कैल्शियम 2+, Ca2+, मैग्नीशियम का सिंबल है Mg2+, थोड़ी देर पहले पढ़ा था हम लोग ने, राइट। मैंगनीज का थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मैग्नीशियम को तो आपको पता ही है, ओके, मैंगनीज का है Mn2+, ओके, और जिंक का यहाँ पर Zn2+। 2+ कैसे आ रहा है समझ में आ रहा है, डाइवैलेंट है इसीलिए, ओके। मोनोवैलेंट मतलब 1+, डाइवैलेंट मतलब 2+, चिपका लो दिमाग में, ओके। और मोनोवैलेंट डाइवैलेंट बात चल रही है पॉजिटिव की, इसीलिए प्लस, ओके, मोनो मतलब 1, पॉजिटिव मतलब प्लस, तो 1+, ओके, डाई मतलब 2, पॉजिटिव की बात चल रही है इसलिए प्लस, तो 2+, क्लियर, ओके। चलो अब ट्राइवैलेंट पर बढ़ते, अब आपको क्लियर होगा रहेगा। तो एल्यूमिनियम, ट्राइवैलेंट मतलब Al(N+), ट्राई मतलब 3, पॉजिटिव की बात चल रही है मतलब प्लस, ओके, सो Al3+। अब देखो आ गया हमारा फिर से गोल्ड, तो यहाँ पर ऑरिक है, तो याद रखना है गोल्ड का हायर पॉजिटिव चार्ज होता है 3+, ओके, इसलिए वो ट्राइवैलेंट में आ रहा है, ओके। तो गोल्ड 3 से भी समझ में आ जाएगा अपने को, Au, ओके, और ट्राइवैलेंट है तो 3+। तो याद रखने वाली बात मैंने बता दी आपको, गोल्ड का हायर पॉजिटिव चार्ज 3+ है, ओके, ऑरिक दिखा Au 3+, क्रोमियम Cr 3+, और देखो फेरिक भी वैसी ही है, ओके। देखो इक दिख रहा है मतलब आयरन का लोअर पॉजिटिव चार्ज अस वाला था, वो तो हम लोग ने देख लिया, Fe2+ था, हायर पॉजिटिव चार्ज जो है आयरन का Fe3+ है, ओके। देखो Fe3+, ट्राइवैलेंट 3+, ओके, ट्राई 3, पॉजिटिव की बात चल रही है इसलिए +3+, ओके। तो बहुत बार मैंने आपको ये रिवाइज करवा दिया अब तक, तो 3+ हो गया, और Fe, ओके। तो फेरिक आयरन, अगर फेरिक दिखा तो इसका मतलब हायर पॉजिटिव चार्ज की बात चल रही है, हायर पॉजिटिव चार्ज होता है 3+, तो फेरिक मतलब Fe आयरन है, हायर पॉजिटिव चार्ज उसका 3+ होता है, तो Fe3+, क्लियर। आगे प्लम्बिक, अब ये टेट्रावैलेंट है, अब मैं बताऊंगा नहीं आपको, देखो प्लम्बम Pb, लेड की बात चल रही है, हायर पॉजिटिव चार्ज का नाम लग गया इसके सामने, इक लग गया, तो इसका मतलब याद रखना है टेट्रावैलेंट मतलब 4+,
तो याद रखना है प्लम्बिक जो होगा या फिर लेड का जो हायर पॉजिटिव चार्ज होगा जिसमें इक लगा हुआ है वो होगा Pb4+। ओके, प्लैटिनिक सेम Pt4+, टेट्रावैलेंट है इसीलिए। ओके, याद रखना है प्लैटिनम का हायर पॉजिटिव चार्ज 4+। ओके, स्टैनिक टिन Sn4+, सेम कहानी यहां पर भी। क्लियर हो गई बात आपको? तो हम लोग ने पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल्स को देखा। अब इसी तरह से हम लोग अब देखेंगे नेगेटिवली चार्ज रेडिकल्स के फॉर्मूलाज और वैलेंसीज। ओके, अब इनको भी याद ही रखना है। ओके, तो शुरुआत करेंगे मोनोवैलेंट वाले से। मोनो मतलब अब पता है, मैंने बताया था आपको, अभी हम लोग सब वो चीजें पढ़ के आ गए तो आप खुद ही बता दोगे। आप मोनो मतलब 1 और नेगेटिवली चार्ज की बात चल रही है इसलिए 1 माइनस होगा इनके ऊपर का चार्ज, वही उनकी वैलेंसी है। ओके, अब फॉर्मूलाज देखते हैं फटाफट, उनके ऊपर वैलेंसी चिपका देंगे, खत्म। तो एसीटेट का होता है CH3COO। ओके, ऐसे याद रखना आपको, CH3CO। मैं जिस स्टाइल में बोल रहा हूँ उस स्टाइल में आप याद रखोगे तो आपको आगे भी आसानी होगी, क्योंकि ये सारी चीजें आप बहुत डिटेल में आगे आगे पढ़ते जाओगे अगर आप केमिस्ट्री को ऑप्ट करोगे तो। ओके, 11th-12th में तो CH3COO 1 माइनस लिखने से अच्छा मैं माइनस लिख दे रहा हूँ, N माइनस फॉर्म में 1 माइनस होगा, पर 1 तो हम लोग छोड़ देते तो माइनस। ओके, बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ओके, तो कैसे याद रखना है, HCO3 माइनस, ये होता है बाइकार्बोनेट। ओके, या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, HCO3 माइनस। बाइसल्फेट या फिर हाइड्रोजन सल्फेट, तो हाइड्रोजन लिख दिया मैंने और फिर सल्फेट लिख दिया, पर ये होता है मोनोवैलेंट तो -1 माइनस लिख दिया। ओके, बाइसल्फाइट, तो सल्फाइट लिख देंगे हम लोग, तो सल्फाइट ऐसा होता है SO3 होता है। ओके, सल्फाइट याद रखना, पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं बाइसल्फाइट की। बाय मतलब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन सल्फाइट देखो, हाइड्रोजन सल्फाइट मतलब SO3, तो हाइड्रोजन सल्फाइट माइनस। फिर ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, तो ये तो है हमारे हैलोजेंस, आगे पढ़ेंगे हम लोग इनके बारे में। तो ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड। ओके, हैलोजेंस तो हमारा ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन है, ये इनके आयंस है। ओके, उनके बारे में आप गौर मत करना अभी फिलहाल। तो ब्रोमाइड का Br-, क्लोराइड का Cl-, फ्लोराइड का F-, आयोडाइड का I-। सिंपली क्या करना है, ब्रोमीन का फॉर्मूला, ब्रोमीन का सिंबल लिखना है, ऊपर -1 चिपका देना है। ओके, 1 माइनस चिपका देना है, सॉरी, या फिर माइनस चिपका देना है। सेम क्लोरीन, फ्लोरीन, सेम क्लोराइड, फ्लोराइड और ब्रोमाइड को भी क्लोरीन लिखना है माइनस, फ्लोरीन लिखना है माइनस, इसके लिए आयोडीन का सिंबल लिखना है माइनस। ओके, सिंबल्स की बात चल रही है यहाँ पर। क्लियर? मोनोवैलेंट, अब ये तो यहां तक तो हो गए मोनोवैलेंट। अब कुछ और मोनोवैलेंट है, इनको भी याद रखना है। ओके, तो परमैंगनेट। अब देखो, परमैंगनेट ये थोड़ा सा अजीब नाम है, पर आगे आप पढ़ोगे बहुत ही ज्यादा अच्छा कंपाउंड है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है। ओके, पोटेशियम परमैंगनेट नाम का कंपाउंड होता है, वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आप सिर्फ परमैंगनेट रेडिकल को समझो, MnO4- होता है परमैंगनेट। ओके, दिमाग में चिपका लेना। हाइड्राइड, तो मैंने बोला था, आप देखो हाइड्रोजन का हम लोग ने देखा था मोनोवैलेंट रेडिकल H+, अब यहां पर हाइड्रोजन का ही मोनोवैलेंट रेडिकल देखेंगे, पर वो नेगेटिवली चार्ज होगा। ओके, देखो H- वाला। क्लियर? हाइड्रोक्साइड ये होता है OH-, साइनाइड ये होता है Cn-, नाइट्रेट, अब याद रखना, नाइट्रेट ये होता है NO3-, नाइट्राइट होता है NO2-। ओके, और लास्टली मेटा एल्यूमिनेट, इसका भी इस्तेमाल होगा, बाद में होगा, क्लास 10th वाले टाइप में। ओके, पर फिर भी आप याद रख लेना, क्योंकि हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे तो उसमें शायद आ जाए ये। ओके, तो मेटा एल्यूमिनेट होता है AlO2-। ओके, हो गए हमारे मोनोवैलेंट। क्लियर? सबके ऊपर चिपका दिया 1- चार्ज। डाइवैलेंट सबके ऊपर 2-, दिमाग में आप चिपकना ही चाहिए, 2-, करेक्ट। डाई 2 नेगेटिवली चार्ज की बात चल रही है इसलिए -2-। तो कार्बोनेट होता है CO3 2-, डाइक्रोमेट, अब याद रखना Cr2O7 होता है इसका, Cr2O7 2-। ओके, ये Cr2O7 नीचे, 2 और 7 नीचे, 2- जो है ऊपर। ऑक्साइड का होता है O2-, पेरोक्साइड का होता है ये O2। ओके, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऐसे समझ लो आप, उसके ऊपर 2- चार्ज, ये होता है पेरोक्साइड। फिर सल्फेट SO4 2-, सल्फाइड SO3 2-। ओके, तो थोड़ा सा आप कोरिलेट कर सकते हो हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड से। ओके, फिर सल्फाइड S2-। ओके, ये होता है सल्फाइड। फिर जिंकेट ZnO2। ओके, 2-। ओके, और फिर प्लम्बाइट का PbO2। ओके,
2 माइनस। क्लियर हो गई बात? ओके, तो इनके कुछ कंपाउंड हम लोग आगे पढ़ेंगे, पर यहां पर तो फिलहाल ये ठीक है। ओके, Na2ZnO2, ओके, या फिर Na2PbO2, ये वाले कंपाउंड होंगे। ओके, चार्जेस तो पर उनमें जाना नहीं, हम लोग को सिर्फ ZnO2 PbO2 को याद रखना है, 2 माइनस 2 माइनस। क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। ट्राइवैलेंट को देखेंगे सिर्फ, अब नेगेटिवली चार्ज सिर्फ ट्राइवैलेंट तक ही है, टेट्रावैलेंट का नहीं देखेंगे हम लोग। ओके, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें। तो ट्राइवैलेंट में नाइट्राइड होता है N3 माइनस, ट्राई मतलब 3, नेगेटिवली चार्ज की बात चल रही है मतलब माइनस, N3 माइनस, N माइनस। फॉस्फाइट, ओके, तो ये होता है PO3 3 माइनस। ओके, और फॉस्फेट होता है PO4 3 माइनस। तो आप बोलोगे सर कितने सारी चीजें बता दिया आपने, हमारा दिमाग ओवरलोड हो गया, राइट? बिल्कुल नहीं होगा। जो मैंने ट्रिक बताई थी वो अप्लाई करना, डायरी बनाना, चिपका देना दीवार पर और बार बार रिवाइज करते रहना। तो जिसकी भी ग्रास्पिंग पावर जितनी अच्छी, उसको जितना उतना जल्दी याद हो जाएगा। क्लियर? ओके, चलो अगला टॉपिक शुरू करते। आप कह रहोगे सर आप कितना पढ़ा रहे हो एक ही वीडियो लेक्चर में? नहीं भाई, ये है लास्ट वाला टॉपिक इस वीडियो लेक्चर का। ओके, उसके बाद हम लोग टाटा बाय बाय बोलेंगे, यहाँ तक ही हम लोग पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद वाले जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अब देखो लास्ट वाला है तो थोड़ा सा ध्यान देना, एकदम पकड़ के रहना, क्योंकि कॉम्पाउंड वाली जो चीज है वो आपने बहुत बार पढ़ ली है। ओके, कॉम्पाउंड होते क्या है वगैरह वगैरह, बस एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। इसके बाद जस्ट इस कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग थोड़ा टेस्ट करेंगे कि हम लोग ने अब तक जो पढ़ा है वो कितना हम यूज कर पा रहे हैं। ओके, तो चलो इंटरेस्टिंग बात आगे आ रही है। तो पहले कंपाउंड्स क्या होते हैं, सिंपली बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं। सिंपली कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स, ओके, अलग अलग एलिमेंट्स के, ओके, ना कि सेम एलिमेंट के। अगर सेम एलिमेंट्स के एटम्स 2 या 2 से ज्यादा कंबाइन होंगे तो वो कंपाउंड नहीं होता। ओके, वो सिंपली मॉलिक्यूल हो जाता है एलिमेंट का, ये भी चीज हमको पता है। पर अगर 2 या 2 से ज्यादा एटम्स, ओके, अलग अलग एलिमेंट्स के ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, और बस ऐसे ही कैसे भी कंबाइन नहीं होना है, ओके, अच्छे से ठीक से इन अ डेफिनाइट रेशियो, ओके, कंबाइन होते हैं टुगेदर इन अ डेफिनाइट रेशियो। जैसे कि वाटर में हम लोग को पता है कि भाई हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, ये दो एलिमेंट्स के एटम्स है, ये कंबाइन हो रहे हैं पर एक रेशियो में हो रहे हैं। कौन सा रेशियो है? देखो, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन का 1 एटम, इस रेशियो में हो रहे हैं। तो H:O है 2:1। तो ये पर्टिकुलर डेफिनेट रेशियो में जब ये कंबाइन होंगे तब हमारा कॉम्पाउंड बनता है। ओके, ऐसे ही उठ के 3 हाइड्रोजन आके 1 ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो वाटर नहीं बनेगा। क्लियर? चलो, तो ये तो डेफिनेशन था। तो कंबाइंड टुगेदर इन डेफिनेट रेशियो टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ओके, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज ऑक्टेन। तो हमको मिल गया कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल, तो हम लोग इसको कहेंगे वाटर का मॉलिक्यूल। सिंपल सी चीज थी, डेफिनेशन तो हमको सबको पता है, एक बार समझ लिया फटाक से एकदम डेफिनेशन को। अब हम लोग देखेंगे कि केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए एक मेथड समझेंगे हम लोग। ओके, उसको कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। काफी ज्यादा यूजफुल है, ओके, इंटरेस्टिंग भी है। और इस मेथड का हम लोग इस्तेमाल मतलब करेंगे इस्तेमाल, पर इसका इस्तेमाल करेंगे प्रीवियस नॉलेज पर। अब तक हम लोग ने जो पढ़ा उन सारी चीजों पर। एलिमेंट्स के सिंबल्स हमको पता होने चाहिए, हमको रेडिकल्स पता होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। ओके, तो अब यहां पर जब भी आपको कोई केमिकल फॉर्मूला, ओके, या फिर कोई केमिकल कंपाउंड दिख रहा है, ओके, या फिर नाम दे दिया गया, चलो मैग्नीशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला लिख दो। अगर आपको पता है कि भाई इसमें से जो हम लोग को दिख रहा है वो रेडिकल्स भी है इनमें कुछ ना कुछ, जैसे कि क्लोराइड देखो रेडिकल है ना, Cl-, करेक्ट, और मैग्नीशियम का भी रेडिकल हमको पता है Mg2+, करेक्ट। तो बस लिख देना है यहाँ पर Mg2+, मैग्नीशियम का रेडिकल लिख दिया, क्लोराइड का रेडिकल लिख दिया, Cl-, इसीलिए देखो याद होने चाहिए रेडिकल्स फटाफट लिखने के लिए। अब इनको लिख दिया मैंने। अब क्रिस क्रॉस मेथड है तो क्रॉस करना है सिंपली। तो क्या करना है, देखो इनके जो चार्जेस है ना इनको भूल जाना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा 1 + 1 - लिखना शुरू करेंगे। ओके, इसके लिए सिर्फ तो हम लोग क्या करेंगे, चार्जेस थोड़ा भूल जाएंगे। ओके, जिसके ऊपर प्लस माइनस है छोड़ दो उनको। ओके, हम लोग सीधा क्या करेंगे, ये इसको क्रॉस कर देंगे। तो ये 2 को हम लोग इधर नीचे भेज देंगे क्लोरीन के पास, बोलेंगे क्लोरीन के नीचे तू चला जा 2, और ये जो यहाँ पर है ना इसके ऊपर, क्लोरीन के ऊपर, इसको हम लोग यहाँ पर भेज देंगे मैग्नीशियम के पास। तो मैग्नीशियम के पास 1 आ जाएगा नीचे, तो मैग्नीशियम के पास नीचे 1, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं। ओके, हो गया, एक हो गया। देखो मैंने लिखना शुरू कर दिया केमिकल फॉर्मूला। मैग्नीशियम के पास नीचे 1 गया, ओके, और फिर क्लोरीन के पास नीचे 2 गया, तो बन गया अपना फॉर्मूला MgCl2। ओके, Mg1 को मैंने सिर्फ Mg लिखा, ओके, और फिर 2 यहां पर गया तो Cl2, तो MgCl2।
क्लियर, ऐसे लिखना है फॉर्मूला, आपको पता भी होगा ये, ओके। पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आप फटाफट एकदम। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दिख रहा है आपको, तो एल्यूमिनियम को हमको पता है, देखो एल्यूमिनियम 3+ होता है, हाइड्रोक्साइड OH- होता है, ओके। तो अब आप यहाँ पर पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, ओके। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा, आगे के सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही ट्राई करते जाने, ओके। चलो गलत होने दो, कोई दिक्कत नहीं, गलत हो भी गया तो भी सही आंसर तुम यहाँ पर बिल्कुल लिखने वाला हो, तो आपको सही आंसर का पता चल जाएगा, आपने कहाँ गलती की ये भी पता चल जाएगा, और इसी से आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से स्ट्रांग होते जाएंगे कि भाई कहाँ पर गलती हो रही है, समझ में आ रहा है, ओके। चलो ठीक है, तो ऐसे राइट करेंगे हम लोग, ओके। गलतियां करने से डरो मत, बिल्कुल डरो मत, बिंदास एकदम, ओके। ट्राई करते रहना है, पर गलतियों से बिल्कुल सीखना है, ओके। ऐसे नहीं गलतियां करते रहे, गलतियों से बिल्कुल सीखना भी है, क्लियर। तभी जाके हम लोग आगे बढ़ पाएंगे हमारे लाइफ में, ओके। चलो तो अब यहां पर 1 - 3+ है, तो माइनस प्लस को भूल गए हम लोग, चलो भूल गए, मैं भुला दे रहा हूं उनको। फिर उसके बाद क्रॉस कर दो, तो क्रॉस करने के बाद क्या होगा, ये नीचे, यहां पर ये, तो अब आगे तो आंखों से ही क्रॉस कर देना है आपको, ओके। ऐसे करते नहीं बैठना है टाइम पास, आगे जैसे जैसे आप एक्सपर्ट बन जाओगे थोड़ा सा इन फॉर्मुलास को लिखने में, आप खुद ही ये क्रॉस बेस करना छोड़ दोगे, आप दिमाग में ही सोचोगे Al3+ OH-, चलो नीचे लेके आओ, बन जाएगा AlOH थ्राइस, ऐसे, ओके। तो देखो बन गया AlOH थ्राइस, कैसे देखो दिखा देता हूं मैं, Al के ऊपर, Al के पास नीचे 1 आ जाएगा, तो देखो Al के नीचे 1, तो 1 तो मैं लिख नहीं रहा हूं, ओके। फिर उसके बाद OH के यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो जब भी हम लोग ऐसे 2 एटम्स का कुछ ग्रुप लिख रहे हैं, ओके, तो उनको हम लोग पैरेंथेसिस में डाल देंगे, ब्रैकेट्स में डाल देंगे, ओके। तो मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, और 3 इसके नीचे आ रहा है, तो ब्रैकेट में डाल दिया OH को और नीचे 3, ओके। तो Al1 को मैंने ऐसे लिख दिया, फिर OH थ्राइस, ओके, OH नीचे आ गया इसीलिए AlOH थ्राइस, क्लियर। आगे कैल्शियम ऑक्साइड, अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ट्राई करके देखना आप खुद। कैल्शियम Ca2+ था, ऑक्साइड 2- था, ओके। चार्जेस को भूल गया मैं। फिर उसके बाद मैं करूंगा क्रिस क्रॉस, अब आप क्रिस क्रॉस करोगे और लिखोगे ऐसे कुछ, ओके, ऐसे कुछ Ca, क्रिस क्रॉस करने के बाद यहाँ पर ये नीचे गया, यहाँ पर ये नीचे गया, ओके। तो इंटरेस्टिंग चीज हो जाएगी, देखो Ca इसके पास 2 आ जाएगा, ओके, और फिर O इसके पास 2 आ जाएगा, करेक्ट, Ca2O2 ऐसे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं करते, जब हम लोग के नंबर सेम होंगे ना, वहीं पर काट देंगे उनको, चलो बाहर निकल जाओ, भाग जाओ, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे 1 और 1, ओके। तो 2 कट हो गए, 1 बच जाएगा यहाँ पर, ओके। दोनों को कट कर देंगे तो सिर्फ 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा, ऐसे समझना है हमको। 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा यहाँ पर, सिर्फ 1 ही बचा ना, कुछ भी नहीं, मतलब 1, करेक्ट। तो Ca1 इधर गया, Ca के इधर 1 आया तो क्या होगा, सिर्फ Ca, ओके, और O के इधर 1 गया तो क्या हो गया, सिर्फ O, तो सिर्फ CaO, ये होगा इसका फॉर्मूला, ओके। तो कुछ 2-3 एग्जांपल्स मैंने दिखाया आपको, ये तो सेम टाइप के थे, थोड़ा सा अलग था, इससे आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि क्रिस क्रॉस मेथड से हम लोग क्रिस क्रॉस मेथड और रेडिकल्स की मदद से हम लोग कैसे फॉर्मूलाज लिख पाएंगे, ओके। चलो तो अब वक्त आया है थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का, ओके। तो फटाफट हम लोग अभी तक जो चीजें सीखे हैं, ओके, उनको अप्लाई करके देखेंगे कि भाई कितना हमको समझ में आ रहा है। तो क्या करना है भाई, सिंपल, मैंने कुछ नाम दिए हुए, अब यहाँ पर देखो पहला नाम है पोटेशियम कार्बोनेट, इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है, तो सारा इस्तेमाल होगा, देखो, ओके, नॉलेज अब तक जो पढ़ा है हम लोगों ने। तो पोटेशियम कार्बोनेट हम लोग ने अभी क्रिस क्रॉस मेथड लिखा ना, तो उसी के हेल्प से करना है। रेडिकल देखो कार्बोनेट मिल गया, पोटेशियम भी हमारा रेडिकल है K+, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर देखो K, ओके, एक मिनट, हाँ देखो यहाँ पर K+ और कार्बोनेट होता है, देखो पोटेशियम का रेडिकल लिख दिया K+, कार्बोनेट होता है CO3 2-। अब क्या करेंगे हम लोग, क्रिस क्रॉस, ओके। तो ये 1+ है, तो प्लस माइनस को तो ऐसे ही भूल गए, 1 नीचे जाएगा, ओके, 2 यहां पर आएगा, ओके। तो K2CO3, करेक्ट, देखो K2 एक एक करते, ओके, K2 फिर CO3 के पास 1 जाएगा, तो कुछ भी उसका मतलब नहीं होगा, तो इसलिए CO3 बन गया अपना पोटेशियम कार्बोनेट, क्लियर। आगे अमोनियम सल्फेट, तो अब जैसे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, मतलब कंपाउंड का नाम दिख रहा है, अब पॉज करना, खुद ट्राई करना, फटाक से मैच कर लेना, फटाफट प्रैक्टिस होती जाएगी आपकी भी, ओके, मजा आएगा। देखो तो दिमाग ज्यादा दौड़ाना, ओके, फटाफट जितना ज्यादा दिमाग दौड़ा पा रहे हो आप उतना ज्यादा दौड़ाना, मजा आएगा। देखो मेरे को तो मजा आता है बहुत। तो अमोनियम सल्फेट, अमोनियम याद करना, अमोनियम NH4+, करेक्ट। फिर बाद में सल्फेट, ये भी पढ़ा है हम लोग ने, रेडिकल SO4 2-। चलो तो क्या होगा, देखो प्लस माइनस तो भूल गया मैं, 1+ है, ये 1 नीचे, यहां पर 2 यहां पर, तो NH4
के पास 2 जाएगा तो ग्रुप ऑफ एटम्स है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पैरेंथेसिस में डाल देंगे, तो NH4 ट्वाइस, फिर बाद में SO4, 1 तो कुछ काम का नहीं है हमें, तो सिर्फ 1 यहां पर गया तो भी SO4 बचेगा, तो SO4, NH4 ट्वाइस SO4, खत्म। आगे कैल्शियम नाइट्राइड, तो कैल्शियम 2+ नाइट्राइड, याद करना N3- था, तो देखो आ गया ये बात। तो अब मैं प्लस माइनस भूल गया, 2 को नीचे 3 को नीचे, तो Ca3 और फिर N2, करेक्ट बन गया। आगे जिंक ऑक्साइड Zn2+ होता है, करेक्ट, और फिर O2- होता है। अब मैं जो बोल रहा हूं ना, आपको अगर चाहिए तो आप जाके वीडियो में पीछे जाके देखो, या फिर आपने जो चार्ट बनाया होगा उसमें देखो, आपको मिल जाएंगे ये रेडिकल्स, आपको पक्का मिलेंगे, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं, ओके, उसी से मैंने बनाए हुए क्वेश्चंस, क्लियर, ओके, और खुद बनाए हुए, खुद ट्राई करके बनाए हुए, ताकि आपको थोड़ा सा आपका नॉलेज इस्तेमाल करने को थोड़ा सा पेन हो जाए, मतलब थोड़ा सा पेन, मतलब थोड़ा सा आपको दिमाग दौड़ाना पड़े, क्लियर। तो चलो जिंक 2+ O2-, ओके, ZnO जिंक ऑक्साइड के लिए, जिंक ऑक्साइड दोनों का भी मैंने रेडिकल्स ले लिए। अब देखो प्लस माइनस भूल गए, 2 है तो क्या करना है, कट कट, ओके, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो जिंक 1 O1, तो ZnO, करेक्ट, ओके। फिर लेड 2 नाइट्रेट, अब मैंने आपकी टेस्ट नहीं ली इतनी ज्यादा, मैंने आपको सिंपली लिख दिया है नाम, ओके, कुछ कुछ चीजों में। तो लेड 2 नाइट्रेट की बात चल रही है, तो मतलब Pb, ओके, 2 बोला है मतलब 2+, करेक्ट, नाइट्रेट होता है NO3-, ओके। तो देखो मैं आंसर जो लिख रहा हूं आप देखते जाना, देखते चलना, ओके, मैं उस क्वेश्चन के सामने ही नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा बाजू में लिख रहा हूं। तो Pb2+ NO3-, अब क्या करेंगे भाई, यहां पर 1- है, 2+ है, क्रिस क्रॉस हो जाएगा, क्रिस क्रॉस, तो Pb1, ओके, Pb1 तो Pb1, फिर NO3 के इधर 2 आ जाएगा, तो NO3 के इधर 2 करने के लिए मुझे ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, तो PbNO3 ट्वाइस, खत्म, लेड नाइट्रेट। चलो आगे बढ़ते, छठवां क्वेश्चन, ऐसे और 5-6 है, ओके, तैयार रहना। तो कॉपर 1 ऑक्साइड ट्राई करके देखना, तब तक मैं यहाँ पर आपको ट्राई करने के बाद आई होप आपने किया होगा, तो मैं फटाफट आपको आंसर बता रहा हूँ, करेक्ट। तो कॉपर 1 ऑक्साइड में कॉपर 1 बोला है, तो 1 मतलब 1+ रहेगा, तो कॉपर का Cu1+, ऑक्साइड का होता है O2-, करेक्ट, क्रिस क्रॉस करेंगे, बात खत्म। तो ये भूल गया मैं, 1 नीचे 2 नीचे, तो Cu2O, करेक्ट, Cu2O। फिर कॉपर 2 सल्फेट, अब यहां पर कॉपर लिया, 2 है इसीलिए 2+ चार्ज, सल्फेट के ऊपर भी होता है SO4 2- चार्ज, तो 2 गया, 1 बचा, ओके, प्लस माइनस तो भूल गए हम लोग, Cu1 SO4 1, तो सिंपली CuSO4 ही होगा, ये नीचे 1 जाएगा, ये नीचे 1 जाएगा, पर फर्क तो कुछ पड़ने नहीं वाला, Cu1 हो जाएगा, SO4 1 हो जाएगा, तो इसको तो हम लोग सिंपली 1 को तो लिखते ही नहीं है, Cu1 SO4 1 तो हम लोग लिखते ही नहीं है, तो डायरेक्ट CuSO4, क्लियर। फिर आयरन 3 सल्फाइड, ओके, तो अब मैंने आयरन लिया, 3 मतलब 3+ की बात चल रही है, ओके, और सल्फाइड की बात चल रही है, सल्फाइड होता है S2-, करेक्ट। अब 3 और 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस, वही 3 2 सेम, तो Fe2S3 ये बन जाएगा, Fe2S3, क्लियर। फिर आयरन 2 हाइड्रोक्साइड, तो आयरन 2+ हाइड्रोक्साइड होता है OH-, 1-, फिर से क्रिस क्रॉस ऐसे ही, ओके, तो Fe1 होगा तो सिर्फ Fe, और OH2 होगा, देखो OH ट्वाइस होगा, करेक्ट, 2 इधर आ रहा है तो, ओके, OH2 नीचे आ रहा है तो OH ट्वाइस, FeOH ट्वाइस, तो मैंने पैरेंथेसिस में भी डाल दिया, ओके, Fe1 OH ट्वाइस, ओके। आगे बढ़ते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट लास्ट वाला है, ओके, पर धमाकेदार है। देखो परमैंगनेट याद करना है हमको, सिर्फ क्या होता है, क्या होता है, MnO4 था, करेक्ट, MnO4-, ओके, माइनस बड़ा ही हो गया ज्यादा, चलो माइनस समझ लेना आप। फिर पोटेशियम है तो K+, ओके, तो यहां पर देखो 1- 1+ है, तो बात वैसी बन गई है, मतलब कुछ भी करना नहीं हमको, क्रिस क्रॉस करेंगे तो भी 1 वैसे रहेगा, तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, KMnO4, देखो K1 मतलब K, MnO4 1 मतलब MnO4, ओके, KMnO4, क्लियर, क्लियर हो गई बात। डन, तो हम लोग ने इस वीडियो में इस चैप्टर के आधे कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ लिए, ओके, अब बचे हुए आधे कॉन्सेप्ट्स हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे, ओके, पर तब तक के लिए आप बिल्कुल पढ़ते रहना, ओके, पढ़ाई पर ध्यान दो, स्टार्टिंग है।
तो ऐसे मत समझना कि भाई बाद में पढ़ लेंगे। ओके, और जुड़े रहना, क्योंकि आप जैसे कि सभी को पता है लर्न ऑफ मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।